क्या कुछ, हाँ बेटा, सॉलिड पे टेम्परेचर का इफेक्ट होता है, क्यों नहीं होता बेटा। सॉलिड स्टेट पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पे अगर आप टेम्परेचर वगैरह बढ़ाओगे तो वहां पे डिस्टरबेंस बढ़ता है, डिफेक्ट्स होते हैं वहां पे, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो जाता है, कभी कभी लैटिस पॉइंट से कुछ जो आपके आयंस होते हैं अपनी जगह को छोड़ देते हैं, बहुत कुछ होता है सॉलिड स्टेट में, हम लोग पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। बाकी दो लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा था बेटा, उसको मैं अभी जब जिस दिन मैं पेन टैबलेट पे पढ़ाऊंगा ना, उस दिन मैं वो क्वेश्चन बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा मोबाइल इस समय लग जाता है कहाँ पे, कैमरा पे, तो इसलिए क्या मैं वहां पे जाके व्हाट्सएप पे जाके क्वेश्चन देखना 2 बार 4 बार वो हो नहीं पाता मुझसे। मेरा जब मैं टैबलेट पे पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, जो जो डाउट है ना वो मैं बता दूंगा, क्योंकि उस समय मैं अपना मोबाइल देख सकता हूँ जब मैं पेन टैबलेट पे पढ़ाता हूँ। अभी क्या मेरा मोबाइल कैमरे पे लगा एक जगह सेट है बेटा, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो आपके डाउट्स मैं बता दूंगा, परेशान मत होइए। यहाँ पे क्या है, क्या कैसे है, ये जो एक्स मोलल वाला डाउट पूछो बेटा, तो एक्स मोलल का मतलब मोल फ्रैक्शन दिया है उसने 0.2, एक्स मोलल का मतलब हो गया मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, मतलब उस आपको इतनी बात पता चल गई कि एक किलोग्राम सॉल्वेंट में बेटा, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में एक्स मोल सॉल्यूट डिजोल्व है, तो आपको सॉल्यूट के मोल मिल गए एक्स मोल, ठीक है। और आपको क्या, सॉल्वेंट का मास मिल गया, कितना, 1000 ग्राम, और सॉल्वेंट आप पानी मान लीजिएगा, तो 1000/18 कर देना तो 55.55 आ जाएगा। कहने का मतलब क्या, एक्स मोलल सॉल्यूशन है, इसका मतलब एक्स मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम वाटर में, सॉल्वेंट वाटर ही मानना। तो अपने को पूछा क्या है, x mole of solution of a compound, molar solution of a compound in benzene has mole fraction of solute equal to 0.2 the value of x, mole fraction of solute, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बता दिया है x, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब ये होगा xb अपॉन xa प्लस xb। इसमें x क्या पूछ रहा है, ओके ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है बेटा, ये अभी कहां से तुम लोग लेके चले आए, एक्स मोलर सॉल्यूशन ऑफ कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो होता है ना वो आपका 1000, यहां से अगर सॉल्वेंट का निकाल लोगे तो ये आ जाएगा 55.55, ये आ जाएगा सॉल्वेंट का मोल, ठीक है। और सॉल्यूट का मोल तुमको ऑलरेडी दिया है, तो फाइंड क्या करा रहा है, एक्स की वैल्यू दे दिया ना उसने, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, क्या पूछ रहे हो यार, x मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड इन बेंजीन हैज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 0.2, अच्छा 0.2, तो ठीक तो है, ये 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दिया है, ये क्या कैलकुलेट करवा रहा है यार, x मोल सॉल्यूट, x मोल का मतलब x मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, x की वैल्यू यानी सॉल्यूट का x मोल, मोल कैलकुलेट करवा रहा है क्या सॉल्यूट का, अच्छा मतलब कि x मोलल, क्या करूं इसमें यार, अजीब सा क्वेश्चन है, x भी दिया है तुमको 0.2 और ये x से 55.55 प्लस x भी 0.2, ये तो ऑलरेडी 0.2 दिया है, हम निकालना क्या, क्या निकालने को बोल रहा है यही नहीं समझ में आ रहा है, ये क्या हो गया भाई, चलो इसको मैं देख लूंगा बेटा क्या है ये, उस क्वेश्चन को मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है ये इस समय, क्या x निकालने के लिए बोल रहा है ये नहीं समझ रहा है, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब दिया ही है यहाँ पे 0.2। चलो बाकी जो लोग बेटा डाउट भेजे हैं ना, परेशान मत होना, मैं नेक्स्ट लेक्चर जब पेन टैबलेट पे पढ़ाऊंगा ना, तो मोबाइल से, अभी मैं मोबाइल को बहुत डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा हूँ, किसका किसका क्या क्या डाउट है, आसान सा डाउट है, कुछ इतना था नहीं,
वो जो कृतिका ने भेजा था वहां डाई हाइड्रेट था, वहां बस CH3COOH होल ट्वाइस डॉट 2H2O करना था, वही नहीं कर पा रही होगी इसलिए गड़बड़ कर रही हो तुम। बाकी अपने टॉपिक पे इस समय रहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग देखिए। इसमें हमने पढ़ लिया था डाइपोल मोमेंट वगैरह सब पढ़ लिया था बेटा। अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा मोबाइल आप लोग के चक्कर में हल्का सा मोबाइल के इधर उधर करता हूँ, सब डिस्टर्ब हो जाता है यार बार बार। चलो देखो, सेट होना ही डिफिकल्ट है। चलो अब मैं हिलाऊंगा नहीं इसको। देखिए अभी आज बात करना है अपने को फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल बेटा देखो, जो था लुइस का ऑक्टेट रूल, कई जगह पे वो फेल हो गया। आवाज आ रही है ना? हाँ देखो, ऑक्टेट रूल क्या है, जैसे आप देखो कि भाई बॉन्डिंग होती क्यों थी बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बराबर। बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हमारे सामने आए जिनका बेटा ऑक्टेट क्या था, इनकम्प्लीट था, फिर भी वो स्टेबल थे। और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिनका ओवर ऑक्टेट थे, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा था, फिर भी वो स्टेबल थे। जैसे कुछ एग्जांपल ऑक्टेट रूल का, जैसे मैं इसमें दो पार्ट में बताता हूँ। एक है इन आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट, एक्सपेंडेड ऑक्टेट, यस, और दूसरा है आपका इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट या इसको अंडर ऑक्टेट भी बोलते हैं, अंडर ऑक्टेट, इसको ओवर ऑक्टेट भी बोलते हैं। ओवर ऑक्टेट, ठीक है। देखो जैसे एक्सपेंडेड ऑक्टेट का, जैसे PCl5, तो यहाँ देखिए फास्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब यहाँ फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया ना, तो कैसा एग्जाम्पल है ओवर ऑक्टेट का। यहाँ भी तो ऑक्टेट रूल फ्लॉप हो रहा है ना, ऑक्टेट का मतलब तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जबकि यहाँ सेंट्रल एटम 10 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हुआ है। जैसे दूसरा मॉलिक्यूल SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, यहाँ देखिए सल्फर ने 6 बॉन्ड बनाया है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के पास यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन है, ये भी ओवर ऑक्टेट का एग्जाम्पल हो गया। जैसे IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, यहाँ देखिए आयोडीन 7 बॉन्ड बनाया है, इसका मतलब आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ओवर ऑक्टेट के, मतलब जहां ऑक्टेट रूल फेल हो रहा था और सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख रहा था। लेकिन अगर याद करो, जब हमने आपको लुइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना समझाया था, तो मैंने बताया था कि लुइस ने ये बात बोल दिया था पहले ही कि सराउंडिंग एटम मस्ट हैव कंप्लीट ऑक्टेट, बट सेंट्रल एटम कैन वायलेट ऑक्टेट रूल। सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, लेकिन लुइस ने बोला था इसका मतलब ये नहीं है कि सेंट्रल एटम 8 से कम इलेक्ट्रॉन रख सकता है, वो 8 से ज्यादा रख सकता है। लुइस ने ये बात बता दिया था, ठीक है। लेकिन उनको रीजन नहीं पता था भैया 8 से ज्यादा क्यों रख सकता है, ठीक है। और लेकिन लुइस कभी नहीं ये बात सोच सकता था कि कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल बाद में सामने आएंगे जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे और वो स्टेबल भी होंगे, जैसे अंडर ऑक्टेट वाले, जैसे आपका BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड, ये मॉलिक्यूल है अपने पास BF3।
देखो इसके पास तो बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन ही है, फिर भी ये स्टेबल फील कर रहा है। यहाँ तो ऑक्टेट रूल सेंट्रल एटम का कंप्लीट ही नहीं हुआ। लुईस तो ये बात बोलता था हालांकि कि हाँ भाई ठीक है सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, बट लुईस का ये मानना था कि तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखे, 8 से ज्यादा रख सकता है। ठीक है, BF3 जैसे आपका BCl3, इसके पास भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। BBr3, इसके पास भी देखिए 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये सब कुछ अंडर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है। ठीक है, जैसे AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ भी देखिए एल्यूमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब क्या है बेटा, अंडर ऑक्टेट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाले मॉलिक्यूल है। तो अपने को अब ये समझना है दोनों का एक्सप्लेनेशन कि भाई जो ओवर ऑक्टेट है जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो क्यों स्टेबल हो रहे हैं। ऑक्टेट रूल तो यहाँ भी फेल किया है, बट लुईस काफी हद तक इनको सही मानता था। लुईस के पास रीजन तो नहीं था कि भैया 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है फिर भी स्टेबल क्यों है। लेकिन अगर इस समय लुईस जिंदा होता तो उसको उसको शॉक लग जाता, शॉक लगता है भैया ये क्या। हम तो बोलते थे कि सेंट्रल एटम, ठीक है सेंट्रल एटम ऑक्टेट रूल को तोड़ सकता है, बट तोड़ने का मतलब वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है बट 8 से कम नहीं। यहाँ देखो सेंट्रल एटम तो 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखे हैं, फिर भी ये स्टेबल है। कैसे स्टेबल है, ठीक है, तो समझिए। अब इनका रीजन आपको बताते हैं। पहले ओवर ऑक्टेट को एक्सप्लेन करते हैं सिडविक थियरी से, फिर इनकम्प्लीट ऑक्टेट को एक्सप्लेन करते हैं बैक बॉन्डिंग से। बढ़िया टॉपिक होगा, मजा आएगा। ठीक है, देखिए आइए देखिए, पहले मैं क्या करता हूँ एक्सप्लेनेशन करता हूँ ओवर ऑक्टेट का। एक्सप्लेनेशन ऑफ ओवर ऑक्टेट कि भैया 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख के कैसे स्टेबल है, पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ ओवर ऑक्टेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ ओवर ऑक्टेट। इसके लिए बेटा आया सिडविक थियरी, एक साइंटिस्ट है सिडविक। उन्होंने बताया जब ऐसे मॉलिक्यूल सामने आए, सिडविक थियरी, तो सिडविक साहब ने बोला कि देखो यार सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है ना कि किसी भी एटम की कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है। ठीक है, कि कोई देर समझो सब बेटा कि भाई कोवैलेंसी क्या होता है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उतने ही वो कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, और एक कोवैलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जैसे कार्बन का याद करो, थोड़ा समझो जरा। ये 6 कार्बन, अगर इसको मैं भरूं 1s2 2s2 2p2, तो ये रहा वैलेंस शेल। अब देखो 2s2 और 2p2, अभी देखने में तो ऐसा लग रहा है कार्बन की कोवैलेंसी 2 है क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 2 ही अनपेयर्ड दिख रहे हैं। लेकिन अगर ऑर्बिटल आगे खाली है तो अगर मैं इसको एक्साइट करूंगा, कुछ एनर्जी दूंगा, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके यहां चला जाएगा। तो कार्बन के पास देखो वैलेंस शेल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, इसलिए कार्बन की कोवैलेंसी हो गई 4। अब बताइए अगर कार्बन की कोवैलेंसी 4 होगी तो 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के हो जाएंगे, दिमाग लगाओ, 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के हो गए। अब इसके साथ जो बॉन्ड बनाएगा मान लो हाइड्रोजन, वो भी तो अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा। तो क्या होगा, ये देखिए, तब जाके क्या होगा, ऑक्टेट रूल कंप्लीट होगा। भाई कार्बन की कोवैलेंसी कितनी हो गई, 4, 4 अनपेयर्ड। अब इसके साथ जो बॉन्ड बनाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन उसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, एक, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। इसका मतलब कोवैलेंसी, मतलब ऑक्टेट रूल के लिए पहले यही माना जाता था कि मैक्सिमम कोवैलेंसी किसी भी एटम की कितनी हो सकती है, 4। समझा, मैक्सिमम कोवैलेंसी किसी भी एटम की कितनी हो सकती है, 4। क्योंकि जब मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होगी बेटा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके और 4 जिसके साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रॉन टोटल हो जाएंगे 8। अब दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रॉन हुए हैं 10, इसका मतलब कोवैलेंसी पक्का 5 हुई होगी। मेरी बात बताओ, जो मैं बोल रहा हूं समझो,
कि अगर इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास PCl5 में 10 हैं तो 5 फास्फोरस के होंगे और 5 जो उसके साथ बॉन्डिंग किया है, ठीक है, कोवेलेंसी 5। अगर सल्फर सल्फर का बेटा SF6 में सल्फर के पास 12 इलेक्ट्रॉन है तो पक्का सल्फर की कोवेलेंसी 6 हुई होगी, ठीक है, पक्का सल्फर की कोवेलेंसी 6 हुई होगी। अगर IF7 में आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब पक्का आयोडीन की कोवेलेंसी 7 हुई होगी। 7 आयोडीन के इलेक्ट्रॉन, 7 दूसरे के आके 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो सिडविक ने यही बोला कि यार जो पहले लोग ये बोलते थे कि किसी भी एटम की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही हो सकती है, वो गलत है। एटम की मैक्स कोवेलेंसी 4 से ज्यादा भी हो सकती है। तो सिडविक थ्योरी क्या बोलती है कि एनी एटम कैन हैव मोर देन वैलेंसी या ग्रेटर देन वैलेंसी 4। किसी भी एटम की वैलेंसी 4 से अधिक, कोवैलेंसी 4 से अधिक भी हो सकती है। और इन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई एटम आइसोलेटेड स्टेट में होता है, जब तक वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया है, तब तक उसके वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड एटम अपने वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। लेकिन जब वही एटम किसी दूसरे के साथ केमिकल कॉम्बिनेशन करेगा, तब वो अपने वैलेंस सेल में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसी को बोलते हैं सिडविक थियरी। मतलब सिडविक क्या बोला कि पहली बात तो ये समझा है कि यार एटम की कोवेलेंसी जो है ऐसा नहीं है 4 तक ही होती है। अगर PCl5 में फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो पक्का कोवेलेंसी फास्फोरस की 5 है, उसके बाद 5 अनपेयर्ड हुए होंगे और 5 दूसरे का लेके वो 10 हो गया। सल्फर के पास अगर 12 इलेक्ट्रॉन है SF6 में तो पक्का सल्फर की कोवेलेंसी 6 हुई होगी। 6 उसके खुद के अनपेयर्ड और 6 किसी के साथ बॉन्डिंग कर लिया तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया होगा 12। तो सिडविक ने बताया किसी भी एटम की कोवेलेंसी 4 से ज्यादा भी हो सकती है। और उन्होंने बोला कि जब तक कोई एटम आइसोलेटेड स्टेट में होता है, अकेला होता है, तब तक क्या होता है, वो अपने वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। लेकिन जब वही एटम किसी दूसरे एटम से कंबाइन करता है, तब वो अपने वैलेंस सेल में 2n² इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यानी एनी एटम कैन हैव 2n² इलेक्ट्रॉन in their valence shell in their combined state, but in isolated state they they have less than 8 इलेक्ट्रॉन in their valence shell। मतलब कहने का मतलब क्या, जरा समझो। हम बात करते हैं PCl5 की, तो अपने को पता है यार फास्फोरस के पास तो 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये कंबाइंड स्टेट में है ना। ये देखिए इसमें फास्फोरस के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नॉर्मली अगर मैं फास्फोरस की बात करूं, 15 फास्फोरस, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285 बराबर यही होगा। तो देखो जब तक फास्फोरस अकेला है तब तक उसके वैलेंस सेल में वो कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, यानी 8 से कम। सिडविक यही तो बोल रहा है कि जब तक कोई एटम आइसोलेटेड स्टेट में होता है, अकेला होता है, तब तक वो अपने वैलेंस सेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता। लेकिन जब वो कंबाइन करता है वही एटम, तो अपने वैलेंस सेल में 2n² इलेक्ट्रॉन रख सकता है मैक्सिमम। इसका मतलब फास्फोरस की वैलेंस सेल कौन सी है, तीसरी है। इसका मतलब फास्फोरस अपने वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है कंबाइंड स्टेट में। थर्ड सेल इसकी वैलेंस सेल है तो 2n²। तो फास्फोरस अपने वैलेंस सेल यानी तीसरी सेल में कितना रख सकता है, 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है अपने वैलेंस सेल में। अभी बताओ रखा कितना है, 10। तो क्या प्रॉब्लम है, सही तो है, समझ में आ रहा है क्या। चलिए ऐसे बेटा देखो, SF6 भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। अब देखिए सल्फर क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन रखा है। अगर मैं सल्फर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताऊं आइसोलेटेड स्टेट में, तो 2 8 6, क्योंकि 16 सल्फर होता है। देखो आइसोलेटेड स्टेट में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में। लेकिन अगर बोलूं कंबाइंड स्टेट में सल्फर अपने वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है अकॉर्डिंग टू सिडविक थ्योरी, 2n² इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन सल्फर अपने वैलेंस सेल में कंबाइंड स्टेट में रख सकता है। तो वैलेंस सेल छठी नहीं है, वैलेंस सेल तीसरी है, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 का स्क्वायर यानी 18 इलेक्ट्रॉन सल्फर अपने वैलेंस सेल थर्ड सेल में रख सकता है जब वो कंबाइंड स्टेट में हो। अभी रखा कितना है, 12। इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड जो है,
इसके पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आयोडीन का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आयोडीन, फ्लोरीन होता है 2s2 2p5 वैलेंस शेल, तो क्लोरीन होगा 3s2 3p5, ब्रोमीन होगा 4s2 4p5, इसका मतलब आयोडीन होगा 5s2 5p5। इसका मतलब इसकी वैलेंस शेल पांचवी है। देखो पांचवी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 2 7 है, तो 8 से कम। जब तक आइसोलेटेड स्टेट में है देखो 7 ही इलेक्ट्रॉन है इसके वैलेंस शेल में, 8 से कम। लेकिन जब एक कंबाइंड स्टेट में जाएगा तो अपने वैलेंस शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 2 इंटू n कितना, पांचवा है इसका वैलेंस शेल। इसका मतलब ये अपने वैलेंस शेल पांचवी सेल में 50 इलेक्ट्रॉन रख सकता है कंबाइंड स्टेट में, अभी तो 14 ही रखता है। इसका मतलब ये स्टेबल है। सिडविक थ्योरी समझ में आ गई कि नहीं, कि कोई भी एटम अपने आइसोलेटेड स्टेट में अपने वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता, लेकिन कंबाइंड स्टेट में उसी वैलेंस शेल में कोई भी एटम 2n² इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है। इसको बोलते हैं सिडविक थियरी। और देखो ओवर ऑक्टेट एक्सप्लेन भी हो गया, समझ में आया। चलो अब इसमें देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाते हैं, उसको देख लो। जैसे आपसे बोलेगा, पहला क्वेश्चन देखिए, बोलेगा PCl5 तो एग्जिस्ट करता है, PCl5 तो एग्जिस्ट करता है नेचर में, बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन करिए व्हाई PCl5 एग्जिस्ट इन नेचर बट NCl5 डज नॉट। NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब क्या। अब एक बात समझो बेटा, नो डाउट नाइट्रोजन और फास्फोरस सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और फास्फोरस 5 बॉन्ड बना ले रहा है, लेकिन नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बना पाता। यार ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है बस। नॉर्मली नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, बट अगर एक्सट्रीम कंडीशन देखा जाए तो अपना लोन पेयर दो देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के मैक्सिमम 4। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 4 ध्यान रखिएगा, बाकी पी ब्लॉक में बताऊंगा। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन की होती है 4 और फास्फोरस की मैक्सिमम कोवेलेंसी 5 होती है। ठीक है, देखो तो बोल रहा है PCl5 तो बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। तो यार PCl5 का तो रीजन तुमने अभी देख लिया कि फास्फोरस है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन, ये एग्जिस्ट करता है नेचर में। क्यों, क्योंकि फास्फोरस क्या है, 2 8 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके पास है 10 इलेक्ट्रॉन। और सिडविक ने बताया था कि कोई भी एटम अपने कंबाइंड स्टेट में अपने वैलेंस शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन रख सकता है। इसका वैलेंस शेल है तीसरा, तो तीसरे में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है 18, 18 रख सकता है, बट अभी तो 10 ही रखता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और NCl5 देखिए, अगर आप NCl5 बनाते हैं तो क्या होगा, देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 7 नाइट्रोजन यानी 2 and 5। तो देखो नाइट्रोजन अपने कंबाइंड स्टेट में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रख सकता है, इस समय ये 10 इलेक्ट्रॉन रखा है, बट इसकी वैलेंस शेल दूसरी है, तो दूसरी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 into 2 का स्क्वायर, यानी दूसरे दूसरे सेल में कंबाइंड स्टेट में नाइट्रोजन केवल 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, और यहाँ रखा कितना है उसने, 10। क्या ये पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू सिडविक? नहीं है ना, इसीलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आ गया होगा शायद। ठीक है, आइए, और इसका एक रीजन और होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में वही रीजन आता है, ये वाला रीजन लोग कम देते हैं। एक रीजन ये देते हैं कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। लुईस में एग्जिस्ट करता है मतलब, नहीं बेटा, लुईस में भी NCl5, लुईस लुईस में कुछ नहीं, NCl5 नेचर में ही एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ये नहीं है भैया, ऐसा कोई मॉलिक्यूल नहीं है।
एग्जिस्ट करने मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे घर पे एग्जिस्ट करता है, हमारे घर पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। NCl5 एग्जिस्ट ना करने का मतलब है ऐसा कोई मॉलिक्यूल प्रैक्टिकली होता ही नहीं है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ऐसा नहीं यहाँ एग्जिस्ट करता वहां एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ऐसा नहीं होता, नेचर में ही एग्जिस्ट नहीं करता। मैक्सिमम NCl3 बनता है बस, ठीक है। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड बनता है NCl3, वो भी एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। आइए दूसरा रीजन क्या होता है कि भाई PCl5 बनता है NCl5 नहीं बनता, इसका ऑप्शन आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या मिलेगा, ऑप्शन बोलेगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। ये एक ऑप्शन मिलेगा कि NCl5 क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, इसका ऑप्शन आपको मिलेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता सुटेबल एनर्जी का, इसीलिए वो NCl5 नहीं बनाता। अब इसको समझाता हूं कैसे, जरा समझो। फास्फोरस समझाऊंगा तब आपको नाइट्रोजन समझ में आएगा। 15 फास्फोरस, अगर मैं इसको लिखूं तो इसका डायरेक्ट मैं बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं 3s2 3p3। और अपने को पता है, आपको आपने क्वांटम नंबर पढ़ा है, आपको पता है थर्ड शेल में 3s 3p 3d तीनों होती हैं। इसका मतलब फास्फोरस के पास 3d0 3d सबसेल वैकेंट पड़ा हुआ है, 3d ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, क्योंकि फास्फोरस का वैलेंस शेल तीसरा है और तीसरे में d होता है, तो यहाँ 3d वैकेंट है। तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाऊं तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन और 3d पूरा खाली पड़ा हुआ है। अब देखो क्या हो रहा है, अभी कोवैलेंसी क्या होती है, किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कोवैलेंसी बोलते हैं। तो फास्फोरस को देख के लग रहा है कि सर फास्फोरस की कोवैलेंसी तो 3 है, इस क्योंकि 3 ही अनपेयर्ड दिख रहा है, तो इसका मतलब ये 3 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना पाएगा। लेकिन यहाँ तो PCl5 ने 5 बनाया है। क्यों 5 बनाया है, क्योंकि उसके पास खाली d ऑर्बिटल मौजूद है। इसीलिए अगर मैं इस फास्फोरस को थोड़ी सी भी एनर्जी दे दूंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, जो पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके इस खाली डी में आ जाएगा, जिससे इसकी कोवैलेंसी हो जाएगी 5। ये क्यों हो पाई, क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन आपने अनपेयर कर लिया। क्यों अनपेयर कर लिया, क्योंकि फास्फोरस के पास सुटेबल एनर्जी का डी ऑर्बिटल खाली था। जबकि नाइट्रोजन का केस आप देखिए, नाइट्रोजन 7 नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, तो अगर इसके वैलेंस शेल का ऑर्बिटल डायग्राम बनाए तो 2s2 2p3। अब देखिए यहाँ कोवैलेंसी दिख रही है 3 अनपेयर्ड, ठीक है। अब अपने को पता है सेकंड सेल में डी सबसेल नहीं होता, सेकंड सेल में डी सबसेल नहीं होता, हमने पढ़ाया आपको क्वांटम नंबर में, 2d एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास सुटेबल एनर्जी का डी ऑर्बिटल खाली नहीं है, इसलिए इस वाले इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अनपेयर नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसकी कोवैलेंसी 3 ही तक रह जाएगी, इसीलिए वो NCl3 बनाता है, NCl5 नहीं बना पाता। हाँ उसके पास भी शायद 2d होता तो एनर्जी देने पर ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो जाता। हाँ अब किसी दिमाग में चल रहा होगा सर आगे 3s 3p तो सब खाली है, डाल दो इलेक्ट्रॉन। नहीं बेटा, सुटेबल एनर्जी का वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। जैसे अगर मेरा वैलेंस शेल दूसरा है तो दूसरे का ही कोई ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अगर मेरी वैलेंस शेल तीसरी है तो तीसरे का ही कोई ऑर्बिटल खाली होना चाहिए। अब ये वैलेंस शेल दूसरी थी, दूसरे का s भर गया, दूसरे का p भर गया। अब अगर दूसरे का d होता तब मैं इलेक्ट्रॉन को जंप करा देता, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं कि नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए वो अपनी कोवैलेंसी को एक्सटेंड करके 5 नहीं कर पाता। समझ में आया कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला रीजन ज्यादा फेवरेट है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का, रादर देन सिडविक। आइए अगला भी क्वेश्चन ऐसे करते हैं, देखो आप फटाफट आप बता लोगे। ऑक्सीजन और सल्फर ग्रुप पे चलते हैं, यहाँ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो यहाँ बोलेगा आपसे कि SF6 तो नेचर में एग्जिस्ट करता है बट OF6 एग्जिस्ट नहीं करता। ऑक्सीजन हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करता, रीजन बताइए। तो सेम रीजन, एक बार तुम सिडविक के हिसाब से बता सकते हो, एक बार तुम वैकेंट ऑर्बिटल के हिसाब से बता सकते हो। तो SF6 में अपने को पता है सल्फर के पास इस समय है 12 इलेक्ट्रॉन,
कंबाइंड स्टेट में। ऑक्सीजन के पास भी इस समय है 12 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है, 12 इलेक्ट्रॉन। सल्फर तो अपने कंबाइंड स्टेट में 12 रख सकता है, क्योंकि सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 6। तो इसका वैलेंस सेल है तीसरा, और तीसरे सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंबाइंड स्टेट में ये रख सकता है 18, और इसने रखा है 12, तो ये चलेगा सिडविक के हिसाब से। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, तो 2 और 6, तो इसका वैलेंस सेल है दूसरा, और दूसरे में कंबाइंड स्टेट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना रख सकता है 8 इलेक्ट्रॉन, और OF6 बनाएगा तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 12, इसीलिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। और सेकंड बात क्या, क्योंकि ऑक्सीजन के पास सुटेबल एनर्जी का वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है जिससे अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा दे। सल्फर में क्या था 16 सल्फर 1s2, डायरेक्ट लिख रहा हूं 3s2 3p4, इसका मतलब आगे 3d0 खाली पड़ा हुआ है सल्फर का। तो अगर मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो ये हुआ 3s2, ये हो गया 3p4, 1 2 3 4, और ये 3d0 बराबर। अभी देखो सल्फर की कोवैलेंसी दिख रही है 2, क्योंकि 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सल्फर sf2 भी बना सकता है। लेकिन अब देखो, अब मैं चाहूं तो इस वाले पहला एक्साइटेशन एनर्जी दूं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां अनपेयर हो जाएगा, क्योंकि देखो सल्फर के पास सुटेबल एनर्जी का डी ऑर्बिटल खाली है, वैलेंस शेल तीसरा है, तीसरे का ही डी खाली है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन को अनपेयर कर दूंगा पहले। अब देखिए कोवैलेंसी हो गई 4, SF4 बनने के लिए रेडी हो गया ये। अभी भी देखो डी ऑर्बिटल खाली है, इसका मतलब अब जब सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी दूंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी अनपेयर हो जाएगा। अब देखिए कोवैलेंसी हो गई 6, तो सल्फर के पास सुटेबल एनर्जी का वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इसने अपनी कोवैलेंसी को बढ़ा लिया अनपेयर करके। लेकिन ऑक्सीजन बेचारा मजबूर है तुम्हारी तरह, 1s2 2s2 2p4। तो अब देखिए इसका वैलेंस ये है 2s2 और 2p4, 1 2 3 4, इसके पास 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए मैक्सिमम ये 2 बॉन्ड बना सकता है, इसीलिए ऑक्सीजन केवल OF2 बनाता है। ठीक है, और क्योंकि 2D होता ही नहीं है, 2D होता ही नहीं है, अगर 2D होता तो इसको और इसको अनपेयर करके इसकी भी कोवैलेंसी हम 6 तक ले जाते। ऑक्सीजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 2 होती है। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, समझा? चलिए बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन देखो, आपसे बोलेगा IF7 तो एग्जिस्ट करता है नेचर में, बट ICl7 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? तो अब यहाँ ये मत रीजन दे देना कि यहाँ वाले आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं। अरे यार दोनों जगह सेंट्रल एटम आयोडीन ही है, दोनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। देखो यहाँ पे, नहीं तुम लोग क्या बार बार वही रीजन बना दोगे। आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 होता है, अगर इसको मैं भरूं, मैं डायरेक्ट वैलेंस से लिखूंगा 5s2 5p5, और अपने को पता है थर्ड सेल से डी सबसेल पाया जाता है, यानी 5th सेल में भी डी सबसेल खाली है इसका 5d0। यहाँ भी आयोडीन सेंट्रल एटम है, यहाँ भी आयोडीन सेंट्रल एटम। अब देखो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो 5s2 5p5 1 2 3 4 5 और 5d0 सुटेबल एनर्जी का वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है। अभी देखो तो आयोडीन की कोवैलेंसी केवल 1 दिख रही है, केवल 1 दिख रही है। अभी तो एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के मूड में है, लेकिन इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण जब इसको मैं पहला एक्साइटेशन एनर्जी दूंगा तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके यहाँ आ जाएगा। तो देखो कोवैलेंसी हो गई 3, अभी भी वैकेंट डी ऑर्बिटल खाली है, तो अगला एक्साइटेशन दूंगा तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अनपेयर होके यहाँ आ जाएगा। कोवैलेंसी हो गई 5, फिर अगला एक्साइटेशन देंगे एनर्जी तो ये यहाँ, देखो कोवैलेंसी हो गई 7। ठीक है, इसीलिए आयोडीन 7 बॉन्ड बना लेता है। तो बोलोगे सर
आयोडीन यहाँ भी है, आयोडीन ICl7 में भी है, तो ये ऑप्शन तो हम नहीं बोल सकते कि भैया इस वाले आयोडीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल तो दोनों आयोडीन के पास है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए एक आयोडीन से 7 छोटे छोटे फ्लोरीन आराम से बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और एक आयोडीन से 7 बड़े बड़े क्लोरीन को जब अटैच करोगे तो वहां स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, रिपल्शन काम करने लगता है, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब यहाँ पे बात समझिएगा, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन फ्लोरीन हैज स्मॉलर साइज, ठीक है, साइज छोटा है, इसीलिए एक आयोडीन से 7 छोटे छोटे फ्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड आराम से बना लेते हैं और स्टेबल होते हैं। लेकिन क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के कंपैरिजन में बड़ा होता है, और इसीलिए एक आयोडीन से 7 बड़े बड़े क्लोरीन प्रॉपर कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। मैक्सिमम ICl5 तक बनता है बस। समझ में आया कि नहीं? यहां साइज का फैक्टर है। समझा? चलिए, तो इस तरह से हमने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन ओवर ऑक्टेट में आते हैं, कैसे कैसे आप आंसर दोगे, ठीक है। अब आते हैं इनकम्प्लीट ऑक्टेट को एक्सप्लेन करना, जो आपको बैक बॉन्डिंग के बारे में समझाएगा, ठीक है। बहुत ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इस टॉपिक को बिल्कुल मैं माइक्रो लेवल से उठाऊंगा और मैक्रो लेवल तक ले जाऊंगा। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, इसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी मैं ऐड कर दूंगा कि ऑर्गेनिक में बैक बॉन्डिंग कैसे इस्तेमाल होती है, ठीक है। देखो, इनकम्प्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बढ़िया समझिएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं, ठीक है, इससे मजा आए टॉपिक में। स्टार्ट करते हैं बेटा BF3 से। हाँ, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, चलिए। बोरान ट्राइफ्लोराइड,
बहुत ध्यान से देखेगा, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, हल्के में पढ़ के निकल लेते हो, अभी समझ में आएगा बैक बॉन्डिंग क्या क्या कर सकता है। ठीक है, छोटा मोटा फिनोमिना नहीं है, सारा बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा सकता है, बॉन्ड लेंथ कम कर सकता है, किसी कंपाउंड को एरोमेटिक तक बना सकता है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग। देखिए BF3 है, अभी बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये स्टेबल कैसे है? ये तो गरीब गरीब है ना इलेक्ट्रॉन से, तो स्टेबल कैसे है? तो इस फिनोमिना को मैं एक्सप्लेन करूंगा बैक बॉन्डिंग से, बहुत ध्यान समझना। बैक बॉन्डिंग, इसको BCl3 BBr3 सबसे कंपेयर भी कराऊंगा, जो बातें बताऊंगा आराम समझो। बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इसमें होता क्या है बेटा, अगर मैं पुरान का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालूं, अभी के लिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, 3 सिग्मा का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यानी बोरान का ऑप्शन क्या है, जितने भी बोरान के ट्राई हैलाइड्स होते हैं, BF3 BCl3 BBr3 Bi3, ये सब sp2 हाइब्रिड होते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होती है इनकी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं, बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। अभी समझ में आएगा बैक बॉन्डिंग, बने रहो मेरे साथ बिल्कुल, हाँ वाईफाई की तरह जुड़ जाओ। 1s2 2s2 2p1, तो अगर इसके वैलेंस शेल का मैं ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं, तो ये 2s2 और 2p1, अभी देखने में तो लग रहा है कि बोरान की कोवेलेंसी तो 1 है, क्योंकि इसके पास एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, लेकिन अपने को पता है बोरान ने तो भैया 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। ठीक है, इसका मतलब 3 अनपेड तो चाहिए, तो इसको बोरान को मैं क्या करूंगा, एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊंगा, खाली ऑर्बिटल दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, इससे ये बन गया। अब अपने को पता है कि बोरान का हाइब्रिडाइजेशन है sp2। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि जो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल हैं उनको मिक्स करके इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। यानी हाइब्रिडेशन क्या होता है, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी। मतलब तुम 2s को 2p के साथ ही मिक्स कर सकते हो, ये नहीं तुम 2s को 3p के साथ मिक्स कर रहे हो हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, यानी नियरली इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल को आप इंटरमिक्स करके सेम एनर्जी का ऑर्बिटल प्रोड्यूस कर देना। इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू मेक अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां देखो क्या, हाइड्रोजन sp2 बनाना है, तो एक s और 2p को मैं मिक्स कर दूंगा, ये होगा अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, टेंशन मत लो, ऑप्शन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब हमारा पूरा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग में, इसलिए इस चैप्टर को मैं छोड़ा नहीं हूं। ठीक है, अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स किया, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 3। अब तीनों का नाम क्या होगा, sp2 sp2 sp2। अब ये भी क्या होगा sp2, ये भी क्या होगा sp2, ये भी क्या होगा sp2। बात समझा ना? तो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल को तुमने क्या किया, मिक्स किया, तो तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, और तीनों का नाम क्या होगा, एक s और 2p को मिक्स किया, इसलिए हाइड्रोजन हो गया sp2। ठीक है, तीनों sp2 है, इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसका मतलब, और ये जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ना, वो बेटा वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं, क्योंकि ऑर्बिटल इज अ प्लेस अराउंड न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो अगर ऑर्बिटल बहुत पास पास होंगे ना, तो में रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, और रिपल्शन होने की वजह से क्या होगा, एनर्जी बढ़ जाएगी, और एनर्जी बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने आप को एक दूसरे से 120 डिग्री पे सेपरेट करते हैं, जिससे इनमें रिपल्शन मिनिमम हो। ये भी sp2 है बोरान का, ये भी sp2 है बोरान का, ये भी sp2 है बोरान का। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक ऑर्बिटल छूट गया, एक ऑर्बिटल छूट गया, यानी ये क्या है आपका, ये है अनहाइब्रिड, बोरान के पास एक अनहाइब्रिड वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल बच गया। इसका मतलब बोरान के पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल है, जो बचा हुआ है उसमें कुछ नहीं है, वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p ऑर्बिटल है। अच्छा, अब इसी से फ्लोरीन का बेटा ओवरलैप कर जाएगा, फ्लोरीन का p ऑर्बिटल, भाई फ्लोरीन क्या होता है, 9 फ्लोरीन, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p5, तो देखो 2s2 और 2p5 का मतलब 1 2 3 4 5, ये वाला इलेक्ट्रॉन ओवरलैप कर जाएगा। तो देखो
फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है। देखो एक पी ऑर्बिटल, ये रहा पहला फ्लोरीन, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और ये रहा तीसरा फ्लोरीन। तो ये BF3 का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, फिर मैं बैक बॉन्डिंग समझाता हूं। बोरान के पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और एक p वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। तीनों sp2 से फ्लोरीन ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और फ्लोरीन के पास 3-3 लोन पेयर होगा, क्योंकि जितने हाइड्रोजन होते हैं उनमें 3 लोन पेयर होते हैं। चलिए अब आगे मैं आपको बात समझाता हूं, जरा समझिएगा। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। बोरान, फ्लोरीन, सिग्मा बॉन्ड में ऐसे बना सकता हूं, फ्लोरीन और फ्लोरीन। अब फ्लोरीन के पास यहाँ पे क्या है, 3-3 लोन पेयर होते हैं। इसके मैं लोन पेयर को ऐसे बना देता हूँ, इसमें लोन पेयर है, एक ऐसे दिखा देता हूँ लोन पेयर वाला ऑर्बिटल, बाकी 2 लोन पेयर ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है बेटा, बोरान के पास है 6 और इसके पास है एक वैकेंट ऑर्बिटल, ये क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल। बोरान के पास, आपको लग रहा है कि बोरान के पास इस समय 6 इलेक्ट्रॉन है, बट बोरान को मजा मिल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन का, तुम्हें पता नहीं चल रहा है, बट बोरान 8 इलेक्ट्रॉन के मजे ले रहा है। कैसे, जरा देखो, तुमको लग रहा है बस वो 6 इलेक्ट्रॉन रखा है। बैक बॉन्डिंग क्या होता है बहुत समझो। बोरान के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल। वैकेंट का मतलब यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और केमिस्ट्री या फिजिक्स में जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते उनको उनको होल्स की तरह ट्रीट करते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ोगे, मॉडर्न फिजिक्स में, कि जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, उनको पॉजिटिव या होल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, हाँ यस यस यस, पीएन जंक्शन, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब, बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसको मतलब इसको मैं एक पॉजिटिव फील्ड की तरह कंसीडर कर सकता हूँ क्या, इसको मैं एक पॉजिटिव फील्ड की तरह कंसीडर कर सकता हूँ। और फ्लोरीन के पास लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो ये एक निगेटिव फील्ड की तरह काम करेगा, ये एक निगेटिव फील्ड की तरह काम करेगा। और पॉजिटिव और निगेटिव फील्ड में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन इस वैकेंट ऑर्बिटल में एक एक करके डीलोकलाइज होते जाएंगे। ये लोन पेयर इसमें आ जाएगा, जिससे बोरान की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी को बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग, यानी माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल टू वैकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। ध्यान समझिएगा, क्या बोल रहा हूं, माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड ऑर्बिटल टू एम्प्टी ऑर्बिटल इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, इसको बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब भैया प्रॉब्लम से बैक बॉन्डिंग कहां होगी, तो बैक बॉन्डिंग करने के लिए 2 शर्तें हैं। सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, पहली बात। सेंट्रल एटम के पास, भाई मान लो लाख फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन रखा हो, अगर लाख फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, वो देना भी बेचारा चाहता है, लेकिन जब तुमको तुम्हारे पास रखने के लिए जेब ही नहीं है, तो कैसे रखोगे, कोई तुम्हें पैसा देना चाहता है और तुम्हारे पास जेब ही नहीं है कि कहाँ रखे हम पैसा, तो काम कैसे कैसे बॉन्डिंग होगी, बैक बॉन्डिंग कैसे होगी। तो फ्लोरीन लोन पेयर देना चाहता है, और बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो उसके पास रखने के लिए घर भी है, इसलिए यहाँ बैक बॉन्डिंग हो गई। और बोरान को 6 का नहीं, बोरान को 8 का मजा मिल रहा है इस समय, क्योंकि फ्लोरीन अपने लोन पेयर को इस पॉजिटिव निगेटिव फील्ड के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है, जिससे ये लोन पेयर एक एक करके बोरान की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, ठीक है, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। तो माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू एडजेसेंट वैकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग, इज कॉल्ड बैक बॉन्डिंग। बात समझा। अब बैक बॉन्डिंग करने के लिए 4 ही एलिमेंट होते हैं जो बैक बॉन्डिंग करते हैं, NOFC, यानी अगर किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, फ्लोरीन जुड़ा है या कार्बन जुड़ा है, तो यही अपने लोन पेयर को डोनेट करते हैं। यही 4 हैं जो बैक बॉन्डिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, NOFC, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट हैं, यही लेंगे तो बैक बॉन्डिंग हो जाएगी अपना, बहुत अच्छी बैक बॉन्डिंग होगी। यही यही सब बैक बॉन्डिंग कुछ ज्यादा ही करते हैं। तो पहले आपको बैक बॉन्डिंग समझ में आ गया कि ट्रांसफर ऑफ या माइग्रेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड ऑर्बिटल टू एडजेसेंट वैकेंट ऑर्बिटल इज कॉल्ड बैक
बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब यहाँ फ्लोरीन जो है ये बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एक एक करके शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से बोरान की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्या हो रही है, खत्म हो जा रही है, और वो स्टेबल फील कर रहा है। बात समझ में आ रही है? समझा? चलिए, अब बात आती है कि सर हम कैसे मान ले बैक बॉन्डिंग हो रही है, कि कोई डेटा दो, कोई डेटा दो, हमें सेटिस्फाई करो कि बैक बॉन्डिंग हो रही है। आप ऐसे कुछ भी बोल दोगे, हम थोड़ी मान लेंगे कि बैक बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, हमें कुछ डेटा दीजिए, तब हमको समझ में आया कि हाँ भाई बैक बॉन्डिंग हो रही है। तो अब मैं तुमको डेटा देके प्रूव करता हूँ इस बात को, जरा समझो। नॉर्मल बोरान फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड की, नॉर्मल बोरान फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, वो 1.52 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। नॉर्मल बोरान फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.52 एंगस्ट्रॉम, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू। यानी बोरान फ्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये 1.52 एंगस्ट्रॉम होती है। बट इन केस ऑफ BF3, BF3 के केस में बेटा यही बोरान फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.30 एंगस्ट्रॉम देखी गई, 1.30 एंगस्ट्रॉम देखी गई। बॉन्ड लेंथ का कम होना क्या बता रहा है? बॉन्ड लेंथ का कम होना बता रहा है कि भाई देखो समझो, अगर दो एटम के बीच में अट्रैक्शन कम है तो दोनों दूर दूर रहेंगे, जब दूर दूर रहेंगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। अगर दो एटम में अट्रैक्शन बढ़ रहा है, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ कम होना, इसका मतलब हो ना हो बोरान और फ्लोरीन में कोई म्यूचुअल अट्रैक्शन चल रहा है जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ कम हुई, और बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हुई है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नॉर्मल बोरान फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.52 आनी चाहिए, लेकिन BF3 के केस में बोरान फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.30 आई, मतलब 1.52 से कम के 30, यानी 22 एंगस्ट्रॉम का डिक्रीजमेंट आया, 22 एंगस्ट्रॉम का डिक्रीजमेंट आया। ठीक है, क्यों आया भाई? बॉन्ड लेंथ का कम होना ये बता रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है, दो एटम के बीच में अट्रैक्शन बढ़ा है, तभी बॉन्ड लेंथ कम हुई होगी। और अट्रैक्शन कैसे बढ़ा होगा? जब बोरान और फ्लोरीन में आपस में अट्रैक्शन हुआ होगा ना, तभी तो बॉन्ड लेंथ छोटी हुई। और ये अट्रैक्शन कैसे हुआ? जब फ्लोरीन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया तो दोनों में क्या हुआ, कुछ कुछ बॉन्ड्स बने होंगे, और जब बॉन्ड बनेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। समझा कि नहीं? मैं प्रूफ करके भी दिखा दिखा दिया आपको, डेटा देके भी दिखा दिया। बाकी आप ऐसे भी देख लो, मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं, समझो। BF3 है, बहुत ध्यान समझना। BF3 बैक बॉन्डिंग, ये है। अब क्या होगा देखो, ये अपना इलेक्ट्रॉन बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा। ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रॉन बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में डालेगा सबसे पहले। तो क्या होगा देखो, कुछ ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, डबल बॉन्ड F, ये प्लस ये माइनस। तो आप खुद देखो, आपको लग रहा था यहाँ सिंगल बॉन्ड, जबकि ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आ गया क्या? और डबल बॉन्ड बनने से दोनों के बीच में बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब बैक बॉन्डिंग हुई तो बोरान और फ्लोरीन के बीच में पाई बॉन्ड बना। नो डाउट सिग्मा बॉन्ड तो बेटे पहले से ही था, सिग्मा बॉन्ड तो एक बोरान फ्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड तो पहले से ही था। जब उसने बैक बॉन्डिंग किया, बैक बॉन्डिंग से हमेशा पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि ये कैसी बॉन्डिंग होती है, अभी आपको मैं VBT में पढ़ाऊंगा। जब दो ऑर्बिटल में ऐसे ओवरलैप होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब जो दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। तो आप खुद देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, ये और इसका वैकेंट कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ था ना, ये दो ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप कर रहे जिससे पाई बॉन्ड बनता है। इसीलिए बैक बॉन्डिंग से क्या बनता है, पाई बॉन्ड। तो एक सिग्मा तो पहले ही था बोरान फ्लोरीन के बीच में। ठीक है, तो जब बैक बॉन्डिंग किया फ्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को किसको दिया, बोरान को, तो यहाँ एक पाई बॉन्ड बना, यहाँ एक क्या बना, पाई बॉन्ड बना। नो डाउट पाई बॉन्ड वीक होता है, लेकिन बॉन्ड तो बना ना, एक्स्ट्रा बॉन्ड आया ना। एक्स्ट्रा बॉन्ड आने से बोरान और फ्लोरीन के अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इसीलिए बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई। बताओ बिल्कुल दिमाग में चिपक गया कि नहीं? समझा? ठीक है, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, इसीलिए क्या हो गया आपका,
बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो बॉन्ड लेंथ का, तो बैक बॉन्डिंग कितना जबरदस्त फिनोमिना है, बॉन्ड ऑर्डर ही बढ़ा दे रहा है, बॉन्ड लेंथ कम कर दे रहा है, ठीक है। और दूसरी बात सुनो यहाँ पे, अब इस बैक बॉन्डिंग को नाम क्या देंगे, देखो इस बैक बॉन्डिंग से नया बॉन्ड कौन सा बना, पाई, तो इसको बोलेंगे पाई पाई बैक बॉन्डिंग। तो अब बताइए, याद करो बोरान का जो वैकेंट ऑर्बिटल था, अगर आप याद करो तो वो 2p ऑर्बिटल था, याद आ रहा है क्या, 2p ऑर्बिटल ही तो खाली था ना भाई, 2px 2py 2pz, तो एक p ऑर्बिटल खाली था, तो यानी बोरान का जो वैकेंट ऑर्बिटल 2p। और याद करो फ्लोरीन का जो लोन पेयर होता है वो भी किस में होता है, 2p ऑर्बिटल में होता है, 1s2 2s2 2p5, तो 2s2 और 2p5। तो आप ये देखिए, ये वाला तो बॉन्ड बनाया बोरान के साथ, और ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये सब तीनों क्या है, लोन पेयर। तो पहले तो p वाला लोन पेयर डोनेट होगा ना, क्योंकि p वाला ऑर्बिटल s वाले ऑर्बिटल से दूर होता है, s वाले ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस टाइटली खींच के रखा होगा, तो यही वाला लोन पेयर पहले डोनेट होगा। इसका मतलब फ्लोरीन का लोन पेयर जो बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल में जा रहा है, फ्लोरीन का लोन पेयर किस ऑर्बिटल में है, 2p ऑर्बिटल में, बोरान का खाली ऑर्बिटल भी कौन सा है, 2p। तो इसीलिए क्या होता है, इस बैक बॉन्डिंग को हम 2p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। अब मैं इसको पाई क्यों बोल रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब फ्लोरीन लोन पेयर डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड बनाएगा बोरान के साथ, इसीलिए इसको 2p पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, क्योंकि बोरान का खाली ऑर्बिटल भी 2p जिसमें इलेक्ट्रॉन गया, खाली ऑर्बिटल भी 2p, ठीक है, फ्लोरीन का लोन पेयर भी 2p, दोनों में इंटरेक्शन हुआ, इस तरह से पाई बॉन्ड बना, 2p पाई बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग यही होती है बेटा, 2p पाई, समझा, 2p पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अब ऐसे ही देखो BCl3 की बात करूं अगर मैं आपके सामने, ये देखिए BCl3 की बात करूं तो बैक बॉन्डिंग यहां भी होती है, बट BF3 से कम होती है। रीजन क्या होता है बेटा, बहुत ध्यान समझो, जितनी अच्छी ये बैक बॉन्डिंग होगी, अब देखो क्योंकि अपने को पता है बॉन्डिंग का मतलब ऑर्बिटल में ओवरलैप ही तो हो रहा है, तो अगर दो ऑर्बिटल, केमिस्ट्री में ये चीज बहुत चलती है कि अगर दो ऑर्बिटल सेम साइज के हैं तो बड़ी अच्छी ओवरलैपिंग करते हैं। तो बोरान का खाली ऑर्बिटल कौन था, 2p, फ्लोरीन का लोन पेयर भी कहां था, 2p, तो 2p में बहुत बढ़िया म्यूचुअल अट्रैक्शन हुआ, और 2p पाई बैक बॉन्डिंग, जबरदस्त बॉन्डिंग हुई। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या है, देखो आपको पहले मैं आपको डेटा दे देता हूं, क्लोरीन के केस में क्या होगा, देखो बोरान का तो खाली ऑर्बिटल कौन सा है, 2p, लेकिन क्लोरीन का लोन पेयर होता है 3p। अब ये रहा 2p का साइज और ये रहा 3p का साइज, जब दो ऑर्बिटल के साइज, ये रहा बोरान का 2p और ये क्लोरीन का 3p ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर है, जब साइज का डिफरेंस ज्यादा है तो यहाँ पे अच्छी ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो BCl3 के केस में 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग होती है, जो कि 2p पाई से वीक होती है। और यही वजह होती है कि नॉर्मल बोरान क्लोरीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 1.87 एंगस्ट्रॉम, 1.87, ये क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू, लेकिन BCl3 के केस में बोरान क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.76 एंगस्ट्रॉम होती है बस केवल। तो अगर देखो तो बहुत कम बॉन्ड लेंथ में कमी आई है। याद करिए BF बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.52 होती है, बट ड्यू टू बैक बॉन्डिंग BF3 में BF की बॉन्ड लेंथ 1.30, 22 एंगस्ट्रॉम का डिक्रीजमेंट आया था बॉन्ड लेंथ में, क्योंकि बढ़िया अट्रैक्शन हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, क्लोरीन का साइज इतना बड़ा है, क्लोरीन का ऑर्बिटल है 3p जिसमें लोन पेयर है, और बोरान का वैकेंट ऑर्बिटल, बोरान का जो वैकेंट ऑर्बिटल है 2p, और 3p और 2p ऑर्बिटल के साइज में अंतर होने की वजह से बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से देखो बॉन्ड लेंथ में बहुत ज्यादा कमी नहीं आई, और ये बॉन्ड लेंथ में बहुत ज्यादा कमी ना आना ये प्रूव कर रहा है कि भैया BF3 में तो 22 एंगस्ट्रॉम की कमी आ गई थी, यहाँ देखो मुश्किल से मुझे लगता है 11 एंगस्ट्रॉम की कमी आई है, इसका मतलब अच्छी बैक बॉन्डिंग BCl3 में नहीं हुई है। BBr3 में इससे भी वीक होगी, क्योंकि Br का लोन पेयर होगा 4p ऑर्बिटल में, और बोरान का खाली ऑर्बिटल जिसमें लोन पेयर जाएगा 2p और 4p में साइज, और देखो ये तो BC, अगर मैं BBr3 का दिखाऊं तो ये देखो ये 2p और 4p तो और बड़ा होगा, साइज का डिफरेंस होने की वजह से यहाँ बैक बॉन्डिंग और गंदी होगी, BI3 में बैक बॉन्डिंग तो और खराब होगी, ये 2p ऑर्बिटल बोरान का
और ये आयोडीन का 5p, जब साइज ही बहुत ज्यादा डिफर हो जाएगा तो बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं होगी, इसलिए सबसे प्यारी बैक बॉन्डिंग होती है BF3 में। समझ में आ गया क्या? BF3 में 2p पाई 2p पाई, BCl3 में 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग, BBr3 में 2p पाई 4p पाई बैक बॉन्डिंग, BI3 में 2p पाई 5p पाई बैक बॉन्डिंग। सबसे बढ़िया 2p पाई 2p पाई, क्योंकि साइज बढ़िया दोनों ऑर्बिटल का एक ही है, इसलिए बैक बॉन्डिंग बहुत बढ़िया होती है। नहीं यार, वैल्यू कुछ नहीं, ये सब तुमको सिर्फ मैं प्रूफ दे रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं रटना है कि किसका क्या है, आपको बिल्कुल नहीं रटना है किसकी बॉन्ड लेंथ इतनी। मैं केवल तुमको प्रूफ देके समझा रहा हूं कि तुम मेरी बात कैसे मान ले रहे हो कि सर बैक बॉन्डिंग हो गई। तो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूं कि भैया देखो यहां से यहां हुआ, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हुई है। मैं आपको केवल डेटा देके प्रूफ दे रहा हूं कि आप समझिए इस बात को कि नॉर्मल बोरान क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.87 होती है, लेकिन BCl3 में बोरान क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.76, यानी बॉन्ड लेंथ कम क्यों आई? तो पक्का बॉन्ड लेंथ कम आने का मतलब अट्रैक्शन बढ़ा है, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब बैक बॉन्डिंग हुई है, खत्म बात। मैं सिर्फ डेटा दे रहा हूं, आपको कोई भी डेटा याद नहीं करना है, सिर्फ कंसेप्ट समझना है। डेटा मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको भरोसा हो जाए कि हाँ बैक बॉन्डिंग होती भी है। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ सेम साइज में क्या होता है, साइज होता है तो ओवरलैपिंग अच्छी होती है, सेम साइज में ओवरलैपिंग अच्छी होती है, इसलिए बैक बॉन्डिंग भी अच्छी होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, मेरी बात समझिएगा, बढ़िया क्वेश्चन पहला, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग आपसे पूछा BF3, BCl3, BBr3 और BI3, तो सबसे बढ़िया बैक बॉन्डिंग कहां होगी? BF3 में, क्योंकि ये 2p पाई 2p पाई बैक बॉन्डिंग है। उससे वीक बैक बॉन्डिंग यहाँ, उससे वीक बैक बॉन्डिंग यहाँ, सबसे स्टेबल फील कर रहा होगा BF3। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ऑर्डर ऑफ बैक बॉन्डिंग। और सबसे प्यारा क्वेश्चन हमको लग रहा है कि दुनिया में कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं हुआ होगा जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसकी लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ पूछते हैं कि इन चारों में सबसे बढ़िया लुईस एसिड कौन है। लुईस एसिड होते बेटा, लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर आर कॉल्ड लुईस एसिड। तो आपको यहां से पूछते हैं इनका लुईस एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर क्या होगा, इन चारों में सबसे बढ़िया लुईस एसिड कौन होगा? कोई बता सकता है? ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और तुमको पक्का जो भी तुम बुक सॉल्व करोगे क्वेश्चन मिलेगा तुम्हें, यहां नहीं मिलेगा तो बोरान फैमिली में पक्का मिल जाएगा। ठीक है, लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जो जितना जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो उतना बढ़िया लुईस एसिड होगा। तो बता सकते हो सबसे बढ़िया लुईस एसिड कौन होगा जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा? BI3, यस वेरी गुड, सबसे अच्छा होगा BI3। वहां पे थोड़ा बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है BF3 कि सर ये तो आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अरे बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत ही क्या है, इसमें तो बैक बॉन्डिंग से ही बोरान अपनी अपनी दुनिया में खुश है। उसको बोल रहा भाई मुझे तो फ्लोरीन इतना जबरदस्त तरीके से दान दक्षिणा कर रहा है इलेक्ट्रॉन की कि मुझे किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। सबसे बेकार बैक बॉन्डिंग हो रही है BI3 में, बोल रहा है यार आयोडीन ढंग से इलेक्ट्रॉन दे नहीं पा रहा है, मैं गरीब, अभी भी गरीबी फील कर रहा हूं, इसलिए मुझे इलेक्ट्रॉन पेयर कहीं ना कहीं से चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सबसे ज्यादा ताकत किसकी होगी? BI3, क्योंकि वहां बैक बॉन्डिंग अच्छी नहीं हो रही है, बोरान को खुशियां नहीं मिल पा रही है जो वो चाहता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जबकि BF3 बोलेगा भैया मैं लुईस एसिड कम हूं, लुईस एसिड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बोले मैं क्यों एक्सेप्ट करूं, मुझे तो फ्लोरीन दबा के इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, बैक बॉन्डिंग से बड़े बढ़िया बैक बॉन्डिंग हो रही है, मैं अपनी लाइफ में खुश हूं, मुझे कहीं और से इलेक्ट्रॉन की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आया? ठीक है, तो लुईस एसिडिक बिहेवियर का ऑर्डर ये होगा, सबसे अच्छा लुईस एसिड BI3 होगा। आई होप कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। हाँ बेटा, अभी बता रहा हूँ भाई, आगे आ रहा हूँ। बोरान बोरान के ट्राई हैलाइड में बैक बॉन्डिंग होती है, और कई जगह होती है, अभी दिखा रहा हूँ बैक बॉन्डिंग। अभी जस्ट टॉपिक स्टार्ट किया हूँ, कहाँ कहाँ होती है सब लेके आऊंगा। ठीक है, और देखिए अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो AlCl3 होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, AlCl3, अगर आप इसको देखिए, अब मैं जो आप पूछ रहे थे वहां पे पहुंच रहा हूँ। AlCl3, अब इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है, और अगर ध्यान दो
तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब दिमाग लगाओ बेटा कि अगर हाइड्रोजन sp2 होगा तो इसके पास भी एक वैकेंट p ऑर्बिटल होगा और क्लोरीन के पास लोन पेयर, तो AlCl3 को भी बैक बॉन्डिंग करना चाहिए, बराबर है कि नहीं, स्टेबल होने के लिए। भाई इसके पास भी तो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है और sp2 हाइब्रिड भी है, तो पक्का एल्युमिनियम के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो AlCl3 को भी बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होना चाहिए, है कि नहीं। भाई बैक बॉन्डिंग की यही शर्त ही होती है कि सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर हो, तभी बैक बॉन्डिंग होती है। यानी AlCl3 के अंदर भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, लेकिन फिर भी AlCl3 अपने को स्टेबलाइज करने के लिए कभी भी बैक बॉन्डिंग का सहारा नहीं लेता, वो डाइमर बना के स्टेबलाइज होता है। और BF3 बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है, तो उसका रीजन क्या है। भाई तुम्हारे पास भी तो बैक बॉन्डिंग करने की एबिलिटी है, तो तुम बैक बॉन्डिंग क्यों नहीं कर रहे हो। AlCl3 क्या कहता है, भाई बोलता है मैं बैक बॉन्डिंग नहीं करूंगा, मैं तो Al2Cl6 बना के स्टेबलाइज होऊंगा, मैं तो डाइमर बनाऊंगा, मैं तो डाइमर बना के स्टेबलाइज होऊंगा, कुछ ऐसा। AlCl AlCl ये Cl ऐसे लोन पेयर, ये Cl ऐसे लोन पेयर होने का, AlCl6 बना के स्टेबल होगा, Al2Cl6 बना के स्टेबल, डाइमर बना के स्टेबल। डाइमर का मतलब जब दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाए तो उसको डाइमर बोलते हैं, ठीक है। तो AlCl3 के दो मॉलिक्यूल जुड़ गए आपस में, Al2Cl6 बना के स्टेबलाइज हो गए, जबकि बैक बॉन्डिंग भी कर सकता था। तो क्वेश्चन यही होता है कि भाई AlCl3 ने बैक बॉन्डिंग वाला रास्ता क्यों नहीं अपनाया, जबकि वो कैपेबिलिटी रखता था बैक बॉन्डिंग करने की, तो वो बैक बॉन्डिंग से ना स्टेबलाइज होकर वो डाइमर बनाना क्यों पसंद किया। तो बेटा होता क्या है ना, पहली बात तो इसकी बैक बॉन्डिंग वीक होगी, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम का तो वैकेंट ऑर्बिटल क्या होगा आपका, यहाँ पे एल्यूमिनियम का यहाँ sp2 है, तो p ऑर्बिटल। सबसे जरूरी बात क्या है कि होता क्या है बेटा कि Al2Cl6 जो होता है, भाई एल्यूमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ 3p होगा और क्लोरीन का भी 3p होगा, 3p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग। लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन सी बैक बॉन्डिंग होती है, BF3 में कौन सी बैक बॉन्डिंग होती है, 2p पाई 2p पाई, और 2p पाई 2p पाई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैक बॉन्डिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली बात तो अच्छी बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है। दूसरा क्या रीजन है बेटा कि Al2Cl6 जब बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है और जब डाइमर बना के स्टेबलाइज होता है, तो देखो स्टेबलाइज हो रहा है पक्का दोनों समय एनर्जी रिलीज होगी, दोनों बार में एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन जब Al2Cl6 डाइमर बनाता है तो 50% मोर एनर्जी रिलीज करता है जब वो बैक बॉन्डिंग करता है। बैक बॉन्डिंग के कंपैरिजन में डाइमर बनाते समय AlCl3 50% ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है, और 50% ज्यादा एनर्जी रिलीज करने का मतलब एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी, और एनर्जी बहुत डाउन हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए AlCl3 बैक बॉन्डिंग ना रास्ता अपना के वो डाइमराइजेशन करके स्टेबलाइज होता है। और BF3 में क्या होता है, जब BF3 डाइमर बनाने जाता है तो 50% क्या होता है आपका लेस एनर्जी, जब बैक बॉन्डिंग करता है BF3 तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है इन कंपैरिजन टू डाइमर। इसीलिए BF3 के लिए अच्छी चॉइस है बैक बॉन्डिंग। लेकिन AlCl3 जब बैक बॉन्डिंग करता है और जब डाइमर बनाता है तो डाइमर बनाते समय ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देता है, जिससे वो स्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। समझा। चलो अब फाइनली फटाफट कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं बैक बॉन्डिंग पे, देख लो। जैसे आपसे पूछेगा दो, PS3 और PF3 का बॉन्ड एंगल पूछेगा, PH3 और PF3 का बॉन्ड एंगल पूछता है कि कौन किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा किसका कम। इसका मान लो ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है, आपसे ये बॉन्ड एंगल का ऑर्डर पूछेगा PS3 और PF3 में। ध्यान रखें, बढ़िया क्वेश्चन है, सवाए हुए क्वेश्चन करा रहा हूं एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। PS3 और PF3 का बॉन्ड एंगल, तो होता क्या है बेटा, देखो फास्फोरस के पास अब क्या होगा, देखो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस से ज्यादा होती है, जबकि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। इसका मतलब फास्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। इसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा, फास्फोरस की तरफ। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किधर जाएगा, फास्फोरस की तरफ। मेरी बात समझिएगा। अब ऐसा देखिए, समझिए,
ये रहा यहाँ फास्फोरस है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के सारे इलेक्ट्रॉन किधर जा रहे हैं, फास्फोरस की तरफ। जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन फास्फोरस की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। और जब बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होगा, जिससे बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो क्या, मेरी बात समझो। समझिए, यहां पे समझिए, ऐसे दो मार्कर लेके आया मैं आपके लिए। फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज्यादा है, ये एंगल θ1 है माना हमने। अब क्या होगा, क्योंकि जब फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर सारे फास्फोरस की तरफ जाएंगे। देखो बहुत ध्यान समझना, ये इलेक्ट्रॉन पेयर सारे फास्फोरस की तरफ जाएंगे, जिससे देखो बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कम हो रही है। और जब बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस कम होगी तो बॉन्ड पेयर और रिपल्सन होने से एंगल बढ़ जाएगा। और जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फास्फोरस ज्यादा है, तो यहाँ बॉन्ड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो इसका मतलब होना क्या चाहिए, θ1 इज ग्रेटर देन θ2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर, बोलो। लेकिन बेटा ये होता नहीं है, θ2 बड़ा होता है θ1 से ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्यों, ध्यान दो, फास्फोरस के पास वैकेंट p ऑर्बिटल होता है, वैकेंट p ऑर्बिटल यहां पे भी है, वैकेंट ऑर्बिटल फास्फोरस के पास है, ठीक है। अब होता क्या है, हाइड्रोजन के पास तो लोन पेयर होता नहीं भाई, बैक बॉन्डिंग तो तब होता है जब सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर हो और सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तब सराउंडिंग एटम अपने लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल में डाल के बैक बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन फ्लोरीन के पास क्या है, फ्लोरीन के पास लोन पेयर है, जिससे ये फ्लोरीन और इस ऑर्बिटल में क्या होगा, इंटरैक्शन होगा, जिससे यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड क्रिएट होगा बैक बॉन्डिंग की वजह से। और डबल बॉन्ड बनने से क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे तो यहाँ बॉन्ड और बॉन्ड में रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो क्या होगा, एंगल बढ़ जाएगा। समझ में आया कि नहीं भाई, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए, बॉन्ड्स का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा, इसलिए pf3 का बॉन्ड एंगल ph3 से ज्यादा होता है। समझ में आया, क्या बोल रहे हैं बेटा, सीधा सा है, ph3 और pf3 का बॉन्ड एंगल नॉर्मल तो दिख रहा था कि फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जब जाएंगे फास्फोरस की तरफ तो क्या होगा, बॉन्ड पेयर के बीच की डिस्टेंस कम होगी, जब बॉन्ड पेयर की डिस्टेंस कम होगी तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा, जिससे एंगल बढ़ना चाहिए था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इस वाले में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन जो है फास्फोरस के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, और जब भी बैक बॉन्डिंग करता है, मैंने बताया पाई बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे, और जब नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ जाएंगे तो बॉन्ड और बॉन्ड में रिपल्सन होने की वजह से ये एंगल बढ़ जाएगा, इसलिए pf3 का एंगल ph3 से ज्यादा होता है। समझा, हाँ, ड्यू टू, बेटा केमिस्ट्री में सारा आंसर उल्टा नहीं होता, केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, जितने एक्सेप्शन है जो ध्यान रखेंगे उनका सिलेक्शन होता है, ठीक है। केमिस्ट्री में कोई एक कंसेप्ट बना के आप नहीं बोल सकते, हाँ। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें क्या, कुछ चीजें कंसेप्चुअल होती हैं वो याद होती है, लेकिन इनऑर्गेनिक में मैक्सिमम एक्सेप्शन है, जितने एक्सेप्शन तुम अपने दिमाग में रखोगे उतना बेहतरीन होगा तुम्हारा पेपर, ठीक है। इसीलिए बहुत बेकार सा सब्जेक्ट है, मैं क्या करूं अब। चलो अगला देखो, अपने को बोला BF3 और BF4 माइनस में, BF3 और BF4 माइनस में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो, बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करो। तो अब देखो, BF3 तो अपन लोग जानते ही है क्या है, ये लो साहब, ये वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहाँ लोन पेयर होगा, और यहाँ पे होगी बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या होगी, बैक बॉन्डिंग, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। इसका मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने की वजह से क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे बढ़ गया बोरॉन और फ्लोरीन का, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बन गया। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एटम के बीच कितने बॉन्ड है उसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं। तो ड्यू टू बैक बॉन्डिंग क्या हुआ, बोरॉन और फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, और जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन बढ़ गया। जबकि BF4 माइनस का मतलब क्या हो गया, F F F और F, BF4 माइनस,
ठीक है, तो यहाँ पे देखो बोरान ने 4 बॉन्ड बनाया है। अब बोरान अगर 4 बॉन्ड बना लिया है, इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3, और जब अगर sp3 हो गया, 4 सिग्मा बन गया ना, तो sp3 होने की वजह से अब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं रह गया कि जिसमें वो फ्लोरीन के द्वारा दिए गए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके रख सके। sp3 होते ही जो एक पी छूट गया था वो भी हाइब्रिडाइजेशन में आ गया। अब बोरान के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसकी वजह से क्या, फ्लोरीन के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए बोरान के पास अब जेब, पॉकेट नहीं बची, इसीलिए अब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो ये बॉन्ड प्योर सिंगल रहेगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं आएगा। इसका मतलब इसका जो आपका इसके कंपैरिजन में इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। समझ में आया क्या बीएफ बॉन्ड की, यहाँ करेक्ट बॉन्ड लेंथ होगी 1.52 एंगस्ट्रॉम बोरान फ्लोरीन की, और यहाँ बॉन्ड लेंथ होगी बोरान फ्लोरीन की 1.30 एंगस्ट्रॉम। आई होप समझ में आ रहा होगा। समझा? चलिए आइए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी एक दो क्वेश्चन जो बैक बॉन्डिंग से सॉल्व होते हैं वो भी मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ये आपने शायद जीओसी में शायद आपने पढ़ा हो, पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता। देखो यहाँ पे आपसे पूछा है कि CH2 दो कार्बोकैटायन दिए हैं, आपने शायद जीओसी में पढ़ा होगा, OH और CH2SH। ये ए है ये बी है। बोला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन बताइए कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल। यहां शायद चमक रहा है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, कहां गया यार। एक कार्बोकैटायन ये दिया CH2OH और एक कार्बोकैटायन दिया CH2SH। बोला विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखो, अगर तुम्हें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट नहीं पता है तो तुम ये क्वेश्चन गलत करके आओगे। क्यों गलत करोगे बता रहा हूं। कोई भी चार्ज स्पीसीज कब स्टेबल होती है, जब उस पर चार्ज मिनिमाइज हो जाए। कोई भी चार्ज स्पीसीज कब स्टेबल होती है, जब उस पर चार्ज मिनिमाइज हो जाए, चार्ज खत्म होने की कगार पे आ जाए। जितना ज्यादा चार्ज डाउन कर दोगे, जितना ज्यादा चार्ज कम कर दोगे, वो इतना स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि चार्ज स्पीसीज रिएक्टिव होती है। तो कोई भी चार्ज स्पीसीज तब स्टेबल होती है जब उस पर चार्ज मिनिमाइज हो जाए। तो अब देखो, आप अगर बैक बॉन्डिंग नहीं जानते तो आपका आंसर क्या आता है, बच्चे आंसर करके भी आते हैं, उनको लगता है यार ऑक्सीजन और यहाँ सल्फर, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, और सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम। इसका मतलब ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा माइनस आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से, जिससे यहाँ पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा। OH ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा भाई, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है ना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और पहले से बेटा गरीब था, पहले से गरीब था, पॉजिटिव चार्ज था, तुम और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, इसको और गरीब कर रहे हो, तुम तो चार्ज को बढ़ा रहे हो, चार्ज को तो घटाना चाहिए था तुम्हें। भाई चार्ज स्पीसीज तब स्टेबल होती है जब चार्ज मिनिमाइज हो जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने पढ़ा होगा। अब ये कार्बोकैटायन, अब यहाँ सल्फर जुड़ा है, सल्फर की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन ज्यादा होती है, बट सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से तो कम होती है। जितना ऑक्सीजन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन खींच लिया उससे कम सल्फर खींचेगा, और सल्फर जब उससे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा, सल्फर जब उससे कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी बढ़ेगा, पर जितना ऑक्सीजन ने बढ़ाया उतना नहीं बढ़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम नजर आएगा SH में और यहाँ ज्यादा, तो बी वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा किससे, ए वाले कार्बोकैटायन से। आपके हिसाब से ये आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव अगर लगाओगे, बट ये गलत है, ए वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है बी से, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, अच्छी बैक बॉन्डिंग। कैसे, चलो दिमाग लगाते हैं। जीओसी ऑर्गेनिक अगर जीओसी पढ़ा होगा तो ये फटाक से तुमको समझ में आ जाएगा। देखो कोई भी कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, कोई भी कार्बन के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है उसका ऑप्शन क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, sp2। इसका मतलब दिमाग लगाओ, ये CH2+, इसका मतलब ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है, कार्बन तो ये भी sp2 हाइब्रिड है, sp2। और अगर कोई चीज sp2 हाइब्रिड है तो पक्का उसके पास वैकेंट p ऑर्बिटल होगा, और कार्बन का तो वैलेंस शेल दूसरा होता है, 1s2 2s2 2p2 कार्बन होता है। इसका मतलब ये 2p वैकेंट ऑर्बिटल है कार्बन का। ठीक है, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, और ऑक्सीजन का भी लोन पेयर किस ऑर्बिटल में होता है, 2p ऑर्बिटल में। देखो ऑक्सीजन का लोन पेयर 2p ऑर्बिटल में, कार्बन का खाली ऑर्बिटल 2p, तो कौन सी बैक बॉन्डिंग हो गई,
2p पाई बैक बॉन्डिंग, ठीक है। जबकि यहां देखिए कार्बन यहाँ पे भी sp2 है, इसके पास भी ये वैकेंट ऑर्बिटल कौन सा होगा 2p, लेकिन सल्फर का लोन पेयर होता है 3p ऑर्बिटल में, सल्फर का लोन पेयर 3p, बैक बॉन्डिंग तो यहां भी होगी, बट ये 2p पाई 3p पाई बैक बॉन्डिंग, बताइए कौन सी बैक बॉन्डिंग अच्छी हुई, 2p पाई, यानी यहां ऑक्सीजन ज्यादा अपने लोन पेयर को कार्बन के प्लस को दे दिया, जिससे क्या हुआ कार्बन का प्लस मिनिमाइज हो गया और ये कार्बोकैटायन स्टेबल हो गया। समझ में आया कि नहीं? बोलो। समझा? आइए, ये सारे क्वेश्चन आए हैं आईआईटी नीट इन सब में, ये सब एक्चुअली जीओसी का पार्ट है। आइए अगला देखिए, अपने को एक क्वेश्चन और देखो जो आता है नीट और जेईई में, CH2Cl कार्बन आयन दे दिया, CH2Cl और CH2F में कौन ज्यादा स्टेबल है, दो कार्बन आयन दिया आपको, कार्ब एनायन दिया, कार्बन में नेगेटिव चार्ज को कार्ब एनायन बोलते हैं, बोला विच कार्बन आयन इज मोर स्टेबल। तो अगर बैक बॉन्डिंग का फंडा नहीं पता तो यहाँ फिर गलती होगी, ठीक है। कैसे? हम लोग क्या सोचेंगे भैया, चार्ज स्पीसीज कब स्टेबल होती है, जब उस पर नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाए, चार्ज कम हो जाए, ठीक है। तो अपने को पता है क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है, माइनस आई वाले, लेकिन फ्लोरीन का माइनस आई, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर क्लोरीन से ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है। इसका मतलब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, जिससे इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कर देगा बहुत ज्यादा, जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो ये उतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा जितना फ्लोरीन ने खींच लिया था। तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है कम मिनिमाइज होगा, यहाँ का नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा। तो नजर आएगा कि यार चार्ज तो यहाँ ज्यादा मिनिमाइज हो रहा है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से माइनस आई इसका ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच पाए तो नेगेटिव चार्ज कम कर देगा। इसका मतलब बी इज मोर स्टेबल देन ए, क्योंकि चार्ज स्पीसीज तब स्टेबल होती है जब चार्ज मिनिमाइज हो जाए, और ये आंसर आपका हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा ए इज ग्रेटर देन बी, यहां ज्यादा चार्ज मिनिमाइज हुआ। बोलो ये सर ये कैसे, हम तो जीओसी में हमको सर ने पढ़ाया है या हमने पढ़ा है कि फ्लोरीन का इंडक्टिव इफेक्ट क्लोरीन से ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन खींचने का इफेक्ट, और वैसे ही फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन ज्यादा होती है, तो ये तो ज्यादा चार्ज को मिनिमाइज करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच के इसके नेगेटिव को कम कर देगा। लेकिन होता क्या है, बहुत ध्यान समझो, मैंने बोला था CH2 माइनस, माइनस का मतलब लोन पेयर, और यहाँ पे है Cl, अपने को पता है Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है 3s2 3p5 3d0, ठीक है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है क्लोरीन के पास, वैकेंट डी ऑर्बिटल, जबकि क्लोरीन फ्लोरीन के पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। फ्लोरीन के पास फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5, और सेकेंड सेल में डी सब सेल नहीं होता, तो यहाँ नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, यहाँ कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो होता क्या है, यहाँ वाला फ्लोरीन केवल माइनस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन खींच के इसके नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है, जबकि यहाँ पे दो दो इफेक्ट लग रहे हैं, क्लोरीन माइनस आई से तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है और इसके नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, साथ ही साथ ये नेगेटिव चार्ज इस वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग में जा रहा है, बैक बॉन्डिंग से अपने चार्ज को यहां से यहां भेज रहा है, तो बैक बॉन्डिंग से कार्बन का नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में भी जा रहा है, तो दो दो इफेक्ट यहां लग गए, एक तो क्लोरीन का माइनस आई वो नेगेटिव चार्ज को कम किया, दूसरा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल में भाग रहा है, जिसकी वजह से चार्ज डिस्पर्स हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है, एक कार्बन पे चार्ज नहीं रह जा रहा है, इसलिए चार्ज यहां ज्यादा मिनिमाइज हो गया, इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल होता है। समझ में आया? खत्म? हाँ बेटा खत्म, बैक बॉन्डिंग खत्म, ठीक है, मैंने फुल कवर कर दिया बैक बॉन्डिंग। नेट चला गया था बेटा, देखो सिंपल सा है बेटा, चार्ज स्पीसीज तब स्टेबल होती है जब चार्ज मिनिमाइज हो जाए। CH2F और CH2Cl में CH2 पे नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये नेगेटिव चार्ज को ज्यादा खींच लेगा अपनी तरफ, जिससे नेगेटिव चार्ज मिनिमाइज हो जाएगा, और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो ये भी नेगेटिव को खींचेगा, तो कार्बन के नेगेटिव को ये भी कम करेगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव को ये भी कम करेगा, लेकिन फ्लोरीन ज्यादा कम करेगा,
तो होना क्या चाहिए, CH2F जो है ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि चार्ज स्पीसीज तब स्टेबल होती है जब चार्ज मिनिमाइज हो जाए, तो यहाँ पे चार्ज ज्यादा मिनिमाइज होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, चार्ज मिनिमाइज ज्यादा यहाँ पे हुआ है ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि CH2F में क्या हुआ, कार्बन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज केवल फ्लोरीन अपने -I से खींच रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल नहीं होता, फ्लोरीन होता है 1s2, फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5, तो फ्लोरीन के पास 2d ऑर्बिटल नहीं है वैकेंट, जबकि क्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d0। इसका मतलब क्लोरीन के पास बैकेंड डी ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ के नेगेटिव चार्ज को देखो, फ्लोरीन केवल इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज कर रहा है इंडक्टिव से खींच के कम कर रहा है, जबकि यहाँ पे जो CH पे माइनस चार्ज है, पहली बात क्लोरीन उसको -I से खींच के कम कर रहा है, साथ ही साथ क्लोरीन के पास बैकेंड ऑर्बिटल होने की वजह से इस CH2 का माइनस चार्ज इस बगल वाले ऑर्बिटल के बैकेंड ऑर्बिटल में शिफ्ट हो रहा है, जिसको बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं। तो यहाँ बैक बॉन्डिंग से भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज गायब हो रहा है और इंडक्टिव से भी खींचा जा रहा है, तो नेगेटिव ज्यादा मिनिमाइज हो जाएगा, इसीलिए ये वाला कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होगा। समझा? दिस इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा सबको बैक बॉन्डिंग का टॉपिक। देखो ऑर्गेनिक में भी घुस गया, इनऑर्गेनिक में भी घुस गया। ठीक है, तो ये हमने आज कवर कर दिया फेल्योर ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर फिर हम अगले ही फ्राइडे को फिर शाम को लेंगे, तब हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थियरी, VBT पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अपना VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में VBT वैलेंस बॉन्ड थियरी, फिर पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, फिर वेस्पर थियरी क्या होती है, फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या होती है, तब ये चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कनेक्शन पूरे 12th के साथ रहता है और 3 से 4 क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से आते हैं, केमिकल बॉन्डिंग से। और आप खुद देख रहे हो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सामने। ठीक है, ऑर्गेनिक में भी घुस गया है, देखो डाइपोल मोमेंट कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने किया था जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। बहुत शानदार टॉपिक है ये केमिकल बॉन्डिंग, और आपको समझ में भी आया होगा कि क्या ब्यूटी है बैक बॉन्डिंग की, कहां कहां देखो रोल प्ले कर रहा है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, चलो फिर अपनी वाणी को विराम देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलिए आइए, चले फिर विदा लें आपसे। चलो पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।